गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स का डायरेक्टर का सेकेंड क्लास करा रहे हैं। डायरेक्टर का 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है और इसके अंदर का सारा सम सॉल्व हो रहा है। और आज जो मैं कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने 5 से 6 बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहा हूँ अब, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मीन्स वह आदमी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर मीन्स वह आदमी जो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, मतलब डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन माने उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है डायरेक्टर बनने का। सेक्शन 164। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम का, देखिए आपका जून 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 regarding disqualification for appointment of directors. A person shall not be eligible for appointment as a director of a company if he is, बोलता है एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है यदि वह आदमी में ये सब क्वालिटी होगा तो, मतलब वह आदमी डिस्क्वालीफाई है, मतलब क्वालिफाई नहीं है, माने लायक नहीं है। यदि मैं जो आपको कंडीशन बताऊंगा, जो जो टर्म्स बताऊंगा, यदि उस आदमी में ये है तो वह कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। डिस्क्वालीफाई है मतलब लायक नहीं। देखिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बोलता है अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। यदि कोई आदमी पागल है ऑब्वियसली और वह चीज कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो वह आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। चीज को समझिए, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। पॉइंट देखिए, अब मैं दूसरा पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए दूसरा पॉइंट बोलता है, पॉइंट सबको एकदम अच्छा से याद रखिएगा, मतलब यह आदमी ये सब जिसमें क्वालिटी रहेगी वो आदमी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, सीधा सा बात है। सबसे पहला है अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट, दूसरा है डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, कोई आदमी पागल है और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा, कोई आदमी इंसॉल्वेंट है और वह कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी हो गया, उसके पास आज के दिन कोई पैसा नहीं है। समझ में आया? कोई एसेट, किसी उसके पास कोई एसेट भी नहीं है। समझ में आया? इंसॉल्वेंट हो गया है, डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने कि यह आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास कुछ पैसा नहीं है, भिखारी हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। पहला पॉइंट याद रखिए, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। दूसरा है डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यह आदमी भिखारी हो गया है। तीसरा पॉइंट, applied for insolvent and his application is pending। चीज को समझिए, तीसरा पॉइंट बोलता है कि वह आदमी खुद अप्लाइड करता है, खुद बोल रहा है कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं एंड उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है किसी कोर्ट में। अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंट, चीज को समझिए। दूसरा पॉइंट में कोर्ट ने बोल दिया कि यह आदमी भिखारी है। तीसरा पॉइंट में बोलता है मैंने खुद ने बता दिया है, मैंने खुद ने अप्लाइड कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तीन पॉइंट एकदम माइंड में सुन लीजिए, याद हो जाएगा। पहला, मैं पागल हूं, कोई पागल आदमी है और वह कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। आदमी पागल है और वह कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा, आदमी भिखारी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तीसरा, उस आदमी ने खुद ने ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। तीन पॉइंट एकदम सिंपल से याद आएगा। पहला अनसाउंड माइंड है, दूसरा इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तीसरा इंसॉल्वेंट है, खुद ने डिक्लेयर किया है उसने। समझ में आया? तीन पॉइंट। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, देखिए कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। बोलता है मैंने कोई ऑफेंस किया, मैंने कोई क्राइम किया है, उस आदमी ने क्राइम किया होगा प्लस उस क्राइम में मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड में मतलब होता है कि नेशनल लेवल का कोई क्राइम, कम माने देश का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक किया हो या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कोई भी साइबर क्राइम एक्सेट्रा में इन्वॉल्व हुआ होगा, देश से रिलेटेड कोई, नेशनलिज्म से रिलेटेड कोई क्राइम किया होगा, प्लस क्राइम किया होगा प्लस इम्प्रिजमेंट मोर देन 6 मंथ, उस क्राइम को उसको 6 महीना से ज्यादा का सजा मिला होगा एंड 5 ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड, 5 साल पार नहीं हुए होंगे। तीन कंडीशन है, देखिए उसने क्राइम किया है, दूसरा उस क्राइम की सजा उसको 6 महीना से ज्यादा की मिली है,
तीसरा, अभी तक वो उस सजा से अभी तक 5 साल एक्सपायर नहीं हुए हैं। समझ में आया? 5 ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड। समझ में आया? 3 कंडीशन है। उसके बाद एक चीज लिखा है, याद रखिए, मैं आगे इस चीज को समझा दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा। बोलता है सपोज मैंने 2018 में कोई क्राइम किया था, 2018 में, उसकी 2018 जनवरी में मैंने कोई क्राइम किया था, जनवरी में किया तो जून में हो जाते हैं, मुझे 6 महीने की सजा मिली, 7 महीने की सजा मिली, ठीक है। मेरी सजा अगस्त तक चली, जून जुलाई तक चली, जुलाई तक मेरी सजा चली, 2018 में मुझे रिलीज कर दिया गया, लेकिन आज के दिन वहां से 5 साल एक्सपायर नहीं हुए, 3 साल ही हुए, 18, 19, 20, 21 में 4 साल होंगे, तो 5 साल एक्सपायर नहीं हुए, तो मैं डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के। समझ में आया? डिस्क्वालीफाई हूँ। डिस्क्वालीफाई मतलब क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। समझ में आया? सिंपल सा बात है। मैंने कोई सजा की होगी, मैंने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम की सजा मुझे 6 महीना और उससे ज्यादा मिली है, और 5 साल अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। कहां से? जहां से मुझे रिलीज होना चाहिए। 6 महीना जब मेरी सजा खत्म हो गई, वहां से 5 साल एक्सपायर नहीं हुए। फिर बोलता है, देखिए, इफ ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफेंस एंड हिज इम्प्रिजमेंट 7 years और मोर, देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बोलता है, चीज को समझिए, यदि मैंने कोई क्राइम किया और उसकी सजा मुझे 7 साल और उससे ज्यादा मिली है, तो मैं कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। पहला केस में 5 साल बाद मैं डायरेक्टर बन सकता हूं, मुझे 6 महीने की सजा मिली, 6 महीने के बाद में जब रिलीज हुआ, वहां से मेरा 5 साल एक्सपायर हो जाएगा। 5 साल जैसे एक्सपायर होगा, मैं डायरेक्टर बनने के लिए काबिल हूं। लेकिन दूसरा केस में यदि मुझे 7 साल और उससे ज्यादा की सजा मिलेगी, तो मैं डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं हूं। समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट है। पहला है मैं पागल हूं, दूसरा है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया हूं, कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया है। तीसरा, मैंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। चौथा, मैंने क्राइम किया है, उसकी सजा मुझे 6 महीने से ज्यादा मिली है, लेकिन अभी तक 5 साल एक्सपायर नहीं हुए। जब मैं रिलीज हुआ, वहां से 5 साल एक्सपायर नहीं हुए हैं। समझ में आया? लेकिन यदि मैंने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसकी सजा मुझे 7 साल और उससे ज्यादा मिलेगी, तो मैं डायरेक्टर बनने के कभी भी लायक ही नहीं हूँ। पहला केस में जो सजा मिली है, 5 साल बाद जब मैं जेल से रिलीज हुआ, उसके 5 साल बाद मैं दूसरा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे 7 साल की सजा मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं। तीसरा बात, उसके बाद ई पॉइंट में बोलता है डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट और एनसीएलटी। कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया कि आदमी नहीं बन सकता डायरेक्टर, सीधा सा बात है। कोर्ट ने किसी आदमी को बोल दिया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वह किसी भी कंडीशन में कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोर्ट और एनसीएलटी ने डिक्लेयर कर दिया। उस आदमी ने कोई कंपनी लॉ में कोई फ्रॉड वगैरह किया होगा, तो कोर्ट और एनसीएलटी डिक्लेयर कर देता है कि ये आदमी डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। सीधा सा बात है। उसके बाद एफ पॉइंट बोलता है नॉट पेड कॉल ऑफ शेयर्स प्लस 6 मंथ एक्सपायर्ड। मैंने कंपनी से कुछ शेयर खरीदा था, सपोज शेयर का दाम था 10 रुपया, मैंने 6 रुपया का पेमेंट कर दिया। 1000 शेयर खरीदा था मैंने कंपनी से, और उसका 10 रुपया करके उसका वैल्यू होता है 10,000 रुपया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने कंपनी को बोला कि अभी मेरे से 6 रुपया करके ले लो, और 3-4 महीना बाद मैं पैसे और 4 रुपया दे दूंगा। मतलब मैंने 1000 शेयर के 6 रुपया करके 6000 दे दिए, और 4000 जो ड्यू था मेरा, मैं कमिटमेंट किया था कि 3 महीने बाद दे दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिया और 6 महीना एक्सपायर हो गया। तब मैं उस किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। सीधा सा बात है। उसके बाद एक तो पेड और एक पॉइंट एच में बोला है नॉट ऑब्टेन डिन नंबर। मैंने डिन नंबर लिया ही नहीं, तब मैं डायरेक्टर बनने के लायक नहीं। याद रखिएगा, डिन नंबर लेना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इंडिया में कोई भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से डिन नंबर लेना पड़ेगा। यदि उसके पास डिन नंबर नहीं है, तो आदमी डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। सबसे पहला, मैं कब लायक नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के पॉइंट सबको एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए। अनसाउंड माइंड है, पागल है, इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने बोल दिया है, इंसॉल्वेंट है, मैंने खुद ने बोल दिया है। चौथा, मैंने कोई क्राइम किया, उसकी सजा मुझे 6 महीना और उससे ज्यादा की मिली है, प्लस 5 साल एक्सपायर्ड नहीं हुए। मैं जब जेल से निकला, वहां से 5 साल अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं। यदि एक्सपायर्ड हो जाएंगे तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन एक्सपायर अभी तक हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मुझे 7 साल की सजा मिल जाए और उससे ज्यादा की सजा मिल जाए, तो मैं कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता हूँ।
उसके बाद बोलता है कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया कि मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, मतलब नहीं बन सकता हूँ। उसके बाद बोलता है मैंने कंपनी से कुछ शेयर खरीदे थे और उसके पैसे अभी तक ड्यू हुए और 6 महीना हो गए, तब भी मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, और मैंने डीन नंबर नहीं लिया तो अभी मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। और एक पॉइंट है कन्विक्टेड ऑफेंस फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, बोलता है सेक्शन 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का कंप्लायंस बोला गया है, यदि वह मैं नहीं करता हूं तो मैं डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूं। सिंपल सही एच तक पॉइंट याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। पॉइंट को याद एकदम माइंड में सजा लीजिए। मैं पागल हूं एंड कोर्ट ने बोल दिया तब मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूं। दूसरा, मैं इंसॉल्वेंट हूं और कोर्ट ने बोल दिया है तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूं। मैंने खुद ने बोल दिया हूं कि मैं इंसॉल्वेंट हूं तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूं। मैंने कोई क्राइम किया और उसकी सजा मुझे 6 महीना से ज़्यादा मिली है, 6 महीना से ज़्यादा मिली है, सपोज 7 महीना मिली है, और 5 साल एक्सपायर्ड नहीं हुए, मुझे जेल से निकले हुए अभी तक 5 साल एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं, मतलब 5 साल बीते नहीं है, तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद बोलता है कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया है कि मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, मतलब नहीं बन सकता हूँ। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा था और उसका पैसा अभी तक दिया नहीं हूँ, अभी तक पैसा ड्यू है उसका और 6 महीने एक्सपायर हो गया, तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। और मैंने डीन नंबर नहीं लिया हूँ तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। और मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया है सेक्शन 188 का, तब मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। सिंपल सा पॉइंट सब है, याद रखिएगा। आगे बोलता है, देखिए ये यदि इसमें से बोलता है ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इफ ही इज, यदि ए से लेके एच तक कोई भी पॉइंट मेरे पास होगा, मतलब मैं ऐसा एक भी क्वालिफिकेशन रखता हूँ, मैं अनसाउंड माइंड हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं हूँ, सीधा सा बात है। समझ में आया? ये पॉइंट बोलता है कि ये आदमी डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। उसके बाद अभी मैं करा रहा हूँ, देखिए अभी ये बता रहा हूँ, देखिए डिफॉल्ट बाय कंपनी, यहाँ डिफॉल्ट कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। यहाँ पर कौन डिफॉल्ट कर रहा था? आदमी का डिफॉल्ट था। लेकिन इस प्रोविजन में बोलता है डिफॉल्ट बाय कंपनी, कंपनी की गलती है, बट करेंट डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कंपनी की गलती है लेकिन करेंट डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अभी जिस कंपनी में एज ए डायरेक्टर वो डायरेक्टर रहेगा लेकिन रीअपॉइंट नहीं हो सकता इन करंट कंपनी, उस कंपनी में फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता एंड कैन नॉट टेक अपॉइंटमेंट इन न्यू कंपनी। दूसरा कंपनी में हम डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, जिस कंपनी में हम डायरेक्टर उसमें डायरेक्टर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जब मेरा टर्म खत्म हो जाएगा 5 साल बाद फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। किसका गलती के कारण? कंपनी का गलती के कारण हम उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, प्लस नया कंपनी में डायरेक्टर बन नहीं सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए इफ बोलता है हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स, यदि कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कंटिन्यूअस 3 साल का फाइल नहीं करता, मतलब कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट या रिटर्न 3 साल का फाइल नहीं करता, कंटिन्यूअस 3 इयर्स का होना चाहिए, और फेल्स टू रीपेज डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और डिक्लेयर डिविडेंड फॉर कंटिन्यूअस 1 और मोर ईयर। यदि कंपनी ने कोई लोन लिया है, वह लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, या लोन पे कुछ इंटरेस्ट होता है वह भी वापस नहीं कर पा रहा है, या कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड का पैसा नहीं दे पा रहा है, और यह चीज एक साल पूरा कंटिन्यू हो रहा है और उससे ज़्यादा हो रहा है, तो यदि ऐसा कोई केस होता है तो इस केस में मैं उस कंपनी में फिर से डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। मेरे होते सोते यदि ऐसा हो रहा है, मैं भी उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और वह कंपनी 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, या वह कंपनी लोन का पैसा नहीं दे रहा है, तो मेरे होते सोते तो ऐसा हो रहा है, इसीलिए बोला गया ठीक है आप रहिए डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप रीअपॉइंटमेंट का आपका टाइम आएगा तो आपको फिर से रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा और आपका यही सजा है कि आप दूसरा कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके होते सोते कंपनी या डिफॉल्ट कैसे कर सकता है, इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया। मेनली पॉइंट है आपका ये, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर आपका आता है एग्जाम में, इस ए से लेके एच पॉइंट को जरूर लिखिएगा। अभी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अनसाउंड माइंड, पागल होऊंगा और कोर्ट डिक्लेयर करेगा उस चीज को। दूसरा बोलता है इंसॉल्वेंसी कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होगा मेरा, यदि मैं इंसॉल्वेंट हूँ वह कोर्ट डिक्लेयर करेगा, और मैं खुद डिक्लेयर करूंगा मैं इंसॉल्वेंट हूँ और मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग भी रहेगा तो चलेगा कोर्ट के पास, लेकिन ये डिक्लेयर होगा। चौथा बोलता है मैंने कोई क्राइम किया, उसकी सजा मुझे 6 महीना से ज्यादा मिली है बट 5 साल एक्सपायर नहीं हुआ। और उसके 5वां पॉइंट बोलता है कोर्ट ने ही बोल दिया, एनसीएलटी ने बोल दिया मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ,
उसके बाद बोलता है मैंने कंपनी से कुछ शेयर खरीदे थे, उसका पैसा मैंने नहीं दिया और 6 महीना एक्सपायर हो गया। उसके बाद बोलता है कि मैंने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 188 का कंप्लायंस नहीं किया। उसके बाद बोलता है मैंने डिन नंबर नहीं लिया। ये सिंपल सा पॉइंट है, मैं बहुत अच्छा से बता दे रहा हूँ, ए से एस तक याद रखिएगा। और ये कंपनी का डिफॉल्ट रहेगा, तो मैं दूसरा कंपनी में, उस कंपनी में फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता हूँ और दूसरा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता यदि कंपनी ऐसा काम करता है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। बोलता है रेजिग्नेशन का सिंपल मीनिंग है मैं वह चीज, वह पोस्ट को छोड़ रहा हूं, मैं वहां से रिजाइन कर रहा हूं। मैं जो डायरेक्टर में, जिस कंपनी में डायरेक्टर था, मैं अपनी डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्टर से रिजाइन दे रहा हूं, मैं उस कंपनी को छोड़ रहा हूं। सीधा सा बात है, मैं उस कंपनी को छोड़ रहा हूं। ठीक है, यदि कोई बंदा, कोई आदमी कंपनी को छोड़ देता है, कंपनी से रिजाइन कर देता है डायरेक्टर की पोस्ट में, उसका कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। क्या है देखिए, सबसे पहले बोलता है डायरेक्टर गिवन रिटर्न नोटिस टू द कंपनी फॉर रेजिग्नेशन। डायरेक्टर कंपनी को एक रिटर्न नोटिस देगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं आपकी कंपनी से। डायरेक्टर रिटर्न नोटिस देगा, मतलब सिंपल सा बात है, डायरेक्टर रेजिग्नेशन लेटर देगा कंपनी को, उसी को बोलते हैं रिटर्न नोटिस। समझ में आया? डायरेक्टर रेजिग्नेशन लेटर दे रहा है कंपनी को कि मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं। डायरेक्टर ने रिटर्न नोटिस दिया कंपनी को, फर्स्ट। सेकेंड बोलता है कंपनी का जिम्मेदारी होता है कंपनी फाइल आरओसी फॉर्म DR12 विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग रिटर्न नोटिस। बोलता है कंपनी का जिम्मेदारी है कि वो आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करे, एमसीए को इन्फॉर्म करे कि ये आदमी मेरा कंपनी को छोड़ दिया है। तभी क्या करेगा एमसीए के पास जो लिस्ट रहता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर से उस आदमी का नाम हटा देगा। तो कंपनी का जिम्मेदारी क्या है कि आरओसी को इन्फॉर्म करे, कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कौन से फॉर्म में? फॉर्म DIR12। समझ में आया? डायरेक्टर का जिम्मेदारी है रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को, कंपनी का जिम्मेदारी है कि वह 30 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करेगा फॉर्म DIR12 में। फिर क्या बोलता है देखिए, डायरेक्टर फाइल आरओसी फॉर्म DR11 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग, फ्रॉम डेट ऑफ गिविंग रिटर्न नोटिस होगा। ठीक है, डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि वह DR11 फॉर्म में आरओसी को इन्फॉर्म करे। मतलब आरओसी को इन्फॉर्म करना दोनों का जिम्मेदारी है, कंपनी का भी जिम्मेदारी है और डायरेक्टर का भी जिम्मेदारी है। तो पहला डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि कंपनी को रिटर्न नोटिस दे कि हम आपका कंपनी छोड़ रहे हैं, आपकी कंपनी से हम रिजाइन कर रहे हैं। फिर कंपनी का जिम्मेदारी है कि वो आरओसी को इन्फॉर्म करेगा फॉर्म DIR12 में 30 दिन के अंदर, जब से डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है वहां से 30 दिन के अंदर। और डायरेक्टर का जिम्मेदारी है वह भी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा फॉर्म DR11 में विद इन 30 डेज, जब से वह कंपनी को नोटिस दे रहा है वहां से 30 दिन के अंदर। डायरेक्टर का भी जिम्मेदारी है आरओसी को इन्फॉर्म करना। पहला जिम्मेदारी है डायरेक्टर का क्या? कंपनी को रिटर्न नोटिस देना। दूसरा जिम्मेदारी है डायरेक्टर का कि आरओसी को इन्फॉर्म करना, और कंपनी का भी जिम्मेदारी है कि आरओसी को इन्फॉर्म करे कि डायरेक्टर मेरा कंपनी से छोड़ दिया है। अब देखिए थर्ड पॉइंट बोलता है रेजिग्नेशन इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या जिम्मेदारी है? अपना वेबसाइट में बोल देगा कि यह डायरेक्टर मेरा कंपनी से छोड़ रहा है, रिजाइन कर रहा है। कंपनी का जिम्मेदारी अपना वेबसाइट में उसको पोस्ट करना। फिर बोलता है रेजिग्नेशन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन डायरेक्टर रिपोर्ट। जो डायरेक्टर कंपनी को छोड़ रहा है वह इंफॉर्मेशन कंपनी अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देगा, मतलब एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट जाता है कंपनी का, कंपनी अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में बोलेगा कि यह डायरेक्टर मेरा कंपनी को छोड़ दिया है। सिंपल सा 3 पॉइंट। देखिए डायरेक्टर का क्या जिम्मेदारी है, देखिए चीज को समझिए, 2 चीज बोला गया। डायरेक्टर का कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कंपनी का जिम्मेदारी है। तो बोलता है सबसे पहला डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि कंपनी को रिटर्न नोटिस दे, मतलब रेजिग्नेशन लेटर दे, मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं। दूसरा डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि वह आरओसी को इन्फॉर्म करेगा DIR11 फॉर्म में। डायरेक्टर का 2 जिम्मेदारी है कि कंपनी को एक रिटर्न नोटिस देना और आरओसी को इन्फॉर्म करना। ठीक है, अब कंपनी का क्या क्या जिम्मेदारी है देखिए। कंपनी का पहला जिम्मेदारी है कि वो आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कि यह बंदा मेरा कंपनी को छोड़ रहा है 30 दिन के अंदर, फॉर्म DIR12 में।
कंपनी का ये पहला जिम्मेदारी। दूसरा जिम्मेदारी कंपनी का क्या है, कंपनी अपना वेबसाइट में पोस्ट कर देगा कि ये डायरेक्टर मेरा कंपनी को छोड़ रहा है। तीसरा कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, कंपनी अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में बोलेगा कि ये डायरेक्टर मेरा कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी का 3 जिम्मेदारी बताया, पहला आरओसी कंफर्म करना, दूसरा अपना वेबसाइट में डिस्क्लोज करना, तीसरा अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना। डायरेक्टर का 2 जिम्मेदारी बताए थे, पहला है कंपनी को रिटर्न नोटिस देना, दूसरा फॉर्म DIR 211 में आरओसी को इन्फॉर्म करना। सिंपल सा बात है। अब देखिए सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं। डायरेक्टर का 2 जिम्मेदारी है, पहला है क्या, कंपनी को रिटर्न नोटिस देना और दूसरा आरओसी को इन्फॉर्म करना DIR 11 फॉर्म में। कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, कंपनी का 3 जिम्मेदारी है, आरओसी को इन्फॉर्म करना, DIR 12 में अपना वेबसाइट में पोस्ट करना, तीसरा अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना। ये 3 जिम्मेदारी कंपनी का है। 2 जिम्मेदारी डायरेक्टर का था, 3 जिम्मेदारी कंपनी का। आगे देखिए, रेजिग्नेशन shall take effect from the date on which the company received notice of resignation or any date specified in notice whichever is later। सपोज मैं डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी को छोड़ रहा हूं, मैंने नोटिस दिया 10 जनवरी को और मैंने नोटिस में लिख दिया कि मैं 11 जनवरी से आपके ऑफिस में काम नहीं करूंगा, तो मेरा रेजिग्नेशन 11 जनवरी से माना जाएगा। whichever is later the date on which the company received the notice। कंपनी को मैंने 10 तारीख को नोटिस दे दिया, लेकिन उस नोटिस में एनी डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस, उस नोटिस में मैंने डाल दिया कि मैं 11 तारीख से आपके ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा, लास्ट में 11 तारीख से करूंगा। मतलब मैंने एक दिन पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन वह रेजिग्नेशन मेरा इफेक्टिव होगा जो लेटर डेट होगा, मतलब डेट ऑफ कंपनी जिस दिन नोटिस रिसीव कर रहा है और जो मैंने डेट स्पेसिफाइड किया नोटिस में, व्हिचएवर इज लेटर। सिंपल सा मीनिंग समझिए। प्रोसेस फॉर रेजिग्नेशन में डायरेक्टर की 2 जिम्मेदारी है, फर्स्ट है कंपनी को रिटर्न नोटिस देना, दूसरा है आरओसी को DIR 11 फॉर्म में इन्फॉर्म करना। कंपनी की 3 जिम्मेदारी है, पहला है आरओसी को DIR 12 में इन्फॉर्म करना, अपना वेबसाइट में पोस्ट करना, तीसरा है अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना। लेकिन डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब से माना जाएगा, जिस दिन डायरेक्टर नोटिस दे रहा है और यदि कोई नोटिस में कोई डेट स्पेसिफाइड कर रहा है जो लेटर डेट होगा उससे मानेंगे। सिंपल सा चीज है, समझिए कंसेप्ट को समझिए। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 179 में बोर्ड को बोला गया है कि कुछ पावर दिया गया है। बोर्ड क्या करता है, कंपनी का सारा मैनेजमेंट का काम देखता है, सारा मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंपनी का सारा काम बोर्ड देखता है, सारा काम कंपनी का कंट्रोल करता है। अफेयर्स ऑफ द कंपनी कौन करता है, बोर्ड करता है। घुमा फिरा के बोलेंगे तो बोर्ड कंपनी का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी का सारा काम वही करते हैं, ठीक है। तो बोलता है बोर्ड, अब डायरेक्टर सारा काम कैसे करेंगे, उनको पावर दिया जाएगा तब तो काम कर पाएंगे, सीधा सा बात है। तो बोला गया है सेक्शन 179 में हम डायरेक्टर्स लोगों को कुछ पावर दे दिए कि ये डायरेक्टर लोग कर सकते हैं, तभी तो कंपनी चलेगा। अब डायरेक्टर हर बार तो शेयर होल्डर लोगों से पूछने जाएगा तो कंपनी का काम पेंडिंग हो जाएगा। इसीलिए पहले से उन लोगों को कुछ पावर दे दिया गया है सेक्शन 179 में कि आप यह काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं, देखिए। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 179, पासिंग बोर्ड BR इन BM। BR मतलब होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, BM होता है बोर्ड मीटिंग। बोलता है बोर्ड कोई भी काम करता है उसके लिए उसको एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में। याद देखिए डायरेक्टर लोगों का जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और उस मीटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन पास करने के लिए मोर देन 50% से ज्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए डायरेक्टर लोगों की, ठीक है। 10 डायरेक्टर है तो उसमें से यदि सब वोट देते हैं तो कम से कम 6 डायरेक्टर उस चीज के लिए अप्रूव करेंगे, तभी बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है बोर्ड का, एक बार पढ़ दूंगा आपको याद रह जाएगा। बोलता है सबसे पहला पावर है बोर्ड का टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर फॉर देयर अनपेड मनी और शेयर्स। मतलब बोलता है शेयर होल्डर लोगों का पैसा कुछ ड्यू है तो उससे पैसा मांग सकता है बोर्ड, ठीक है। सपोज मैंने कंपनी का 1000 शेयर लिया और शेयर का दाम था 10 रुपया करके, ठीक है।
मैंने कंपनी को बोला कि मैं अभी 6 रुपया दे सकता हूँ, बाद में मैं 4 रुपया दे दूंगा। मैंने 6,000 रुपये दे दिए और 4,000 रुपये मेरे ड्यू है कंपनी को, तो डायरेक्टर के पास पावर है, वह हमसे पैसा मांग सकता है 4,000 रुपया। सीधा सा बात है। तो शेयर होल्डर से उनका अनपेड मनी डायरेक्टर मांग सकता है, उसको पास पावर दिया गया है। दूसरा बोलता है ऑथराइज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, कि डायरेक्टर कंपनी का शेयर को बायबैक कर सकता है, लेकिन 10% तक ही, याद रखिएगा। ऑथराइज कर सकता है बायबैक, मतलब डायरेक्टर लोग बायबैक का परमिशन दे सकता है, लेकिन सिर्फ 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, सिर्फ 10% तक का पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का ही बायबैक डायरेक्टर को परमिशन है करने का। ठीक है। तीसरा बोलता है टू इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, डायरेक्टर चाहे कंपनी का शेयर किसी को इशू करना तो कर सकता है, या डिबेंचर इशू करना चाहे कंपनी का तो डायरेक्टर कर सकता है। शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है डायरेक्टर, उसको पावर दिया गया है। डायरेक्टर टू बोरो मनी, डायरेक्टर को लगता है कि बैंक से हमको कुछ पैसा चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो डायरेक्टर कंपनी का अच्छा के लिए बोरो कर सकता है मनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से भी। ठीक है। डायरेक्टर के पास पावर है उधार लेने का। ठीक है। टू इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, यदि कंपनी का पैसा कुछ अच्छा रिटर्न आ रहा है तो कहीं इन्वेस्ट करने का डायरेक्टर के पास पावर है। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू अप्रूव बोर्ड रिपोर्ट, मतलब सीधा सा बात है, कंपनी का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट डायरेक्टर साइन कर सकता है, कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर साइन कर सकता है। अप्रूव मतलब साइनिंग ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब डायरेक्टर के पास पावर है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने का, कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट साइन करने का डायरेक्टर के पास पावर है। टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी, डायरेक्टर चाहे किसी को लोन देना तो दे सकता है, किसी का गारंटी देना चाहे तो दे सकता है। टू अप्रूव अमालगमेशन एंड मर्जर, डायरेक्टर चाहेगा मेरा कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो, कंपनी का अच्छा के लिए, कंपनी का ग्रोथ के लिए, तो डायरेक्टर ऐसा कर सकता है, माने अप्रूव कर सकता है अमालगमेशन और मर्जर को। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, यदि डायरेक्टर को लगे कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है तो डायरेक्टर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, यदि किसी केएमपी को अपॉइंट करना चाहते हैं, केएमपी मतलब डायरेक्टर, सीएफओ एक्सेट्रा, कंपनी सेक्रेटरी, यदि डायरेक्टर चाहे तो किसी डायरेक्टर को या सीएफओ को या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहे तो कर सकता है, हटाना चाहे तो हटा सकता है। डायरेक्टर के पास पावर है, मतलब ये पावर दिया है। फिर मैं एक बार खाली समझाऊंगा, आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा। शेयर होल्डर से अनपेड मनी मांग सकता है डायरेक्टर, बायबैक के लिए कंपनी को ऑथराइज कर सकता है डायरेक्टर, कंपनी का शेयर इशू करना चाहे, डिबेंचर इशू करना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है, कंपनी किसी से फंड बोरो करना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है, किसी कंपनी में या कहीं इन्वेस्ट करना चाहे कंपनी का पैसा तो डायरेक्टर कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बोर्ड रिपोर्ट को डायरेक्टर साइन कर सकता है, किसी को लोन देना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है, कंपनी का अमालगमेशन और मर्जर को अप्रूव करना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है, और केएमपी वगैरह को अपॉइंट करना चाहे या हटाना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। मतलब ये पावर दिया गया है डायरेक्टर को, सिंपल सा बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आंसर द क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है। देखिए, एबी लिमिटेड हैज एडवांसेस ए लोन ऑफ 2 लाख टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्टेट द कंसीक्वेंस ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको आंसर। बोलता है सेक्शन 185 में लिखा हुआ है कि कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड है डायरेक्टर को लोन देना। सेक्शन 185 में क्लियरली लिखा हुआ है कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता है। यदि ऐसा कंपनी करता है तो कंपनी को, कंपनी का ऑफिसर को, डायरेक्टर को, तीनों को फाइन देना पड़ेगा, और कंपनी को, कंपनी का ऑफिसर और डायरेक्टर को 6 महीना का सजा भी हो सकता है। देखिए क्या बोला गया है, सेक्शन बोलता है कंपनी कैन नॉट गिव लोन्स टू डायरेक्टर। सेक्शन 185 में क्लियरली बोला गया है लोन्स टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड, डायरेक्टर को लोन देना प्रोहिबिटेड है, मना है। यदि कंपनी ऐसा करता है तो कंपनी को पेनल्टी देना पड़ेगा, पेनल्टी फॉर गिविंग, पेनल्टी फॉर कंपनी, कंपनी को 5 लाख से 25 लाख तक का आरओसी फाइन लगा सकता है यदि कंपनी सेक्शन 185 का वायलेशन करता है तो। प्लस पेनल्टी फॉर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑफिसर रहेगा उसको इम्प्रिजमेंट 6 महीना का सजा हो जाएगा, जेल हो जाएगा, प्लस
और या उसको 5 लाख से 25 लाख का फाइन लगा सकता है आरओसी। थर्ड, पेनल्टी फॉर डायरेक्टर, डायरेक्टर को भी 6 महीने का सजा हो सकता है या फाइन लग सकता है 5 लाख से 25 लाख का। तो सीधा सा आपको याद रखना है, यदि कंपनी लोन देता है डायरेक्टर को, सेक्शन 185 का वायलेशन करता है, तो फाइन कंपनी हो या कंपनी का ऑफिसर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो, जिस डायरेक्टर ने लोन लिया है, तीनों को 5 से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। एंड कंपनी का जो ऑफिसर है, डायरेक्टर है, उन दोनों को 6 महीना की जेल भी हो सकती है। सिर्फ इतना याद रखना, सेक्शन 185 का वायलेशन करेगा तो कंपनी का ऑफिसर और डायरेक्टर तीनों पेनलाइज हो सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है इन ए पब्लिक कंपनी द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर 7 एंड 2 ऑफिसेस ऑफ द डायरेक्टर हैव फॉलन वैकेंट। बोलता है कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन 2 डायरेक्टर का पोस्ट खाली ही है। मतलब घुमा फिरा के कंपनी में कितने डायरेक्टर है? 7 डायरेक्टर है। Referring to the relevant provision of the Companies Act 2013, what would be the quorum for the board meeting and can the article of the company fix the quorum for the board meeting? क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सबसे पहले जानिए कि quorum क्या होता है। quorum मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड फॉर वैलिड बोर्ड मीटिंग। मतलब उतना डायरेक्टर मिनिमम आना चाहिए, तभी वह बोर्ड मीटिंग वैलिड होगा। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ए बोर्ड मीटिंग। क्वारम मतलब होता है मिनिमम उतना डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में आना चाहिए, नहीं तो वह बोर्ड मीटिंग वैलिड नहीं होगी। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होना ही चाहिए उतना, अदरवाइज वो बोर्ड मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो बोला गया है कि क्वारम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के लिए कितना होना चाहिए? रूल्स बोलता है 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। टोटल रिमेनिंग डायरेक्टर मतलब टोटल प्रेजेंट डायरेक्टर, जितना कंपनी में डायरेक्टर है उसका 1/3 तो आना ही चाहिए, अदरवाइज वह मीटिंग वैलिड ही नहीं होगी। और यदि 1/3 में कुछ राउंडेड ऑफ होता है तो उसको फ्रैक्शन को राउंड ऑफ कर देते हैं, फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कंपनी में कितना डायरेक्टर प्रेजेंट है। 9 डायरेक्टर का कैपेबिलिटी है कंपनी का, लेकिन कंपनी में 2 डायरेक्टर का पोजीशन वैकेंट है। मतलब घुमा फिरा के कंपनी में भी 7 डायरेक्टर है। ठीक है, टोटल डायरेक्टर कितना है कंपनी में? भी 7 है। तो 7 का 1/3 करेंगे 2.33 को राउंडेड ऑफ कर देंगे 3। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर यहाँ चाहिए इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग को वैलिड करने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 3 डायरेक्टर होना ही चाहिए। अब दूसरा बोलता है कैन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी फिक्स द क्वारम हायर और लोअर फॉर द बोर्ड मीटिंग। बोलता है, देखिए प्रोविजन बोलता है आर्टिकल फिक्स हायर क्वारम बट नॉट बिलो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। मतलब बोलता है रूल में बोला गया कि 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर क्वारम होना ही चाहिए। आर्टिकल मतलब होता है कंपनी का रूल्स बुक, कंपनी का ये रूल्स कंपनी फॉलो करेगा, वह कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपना रूल बुक में यह लिख सकता है कि जो क्वारम है कंपनी का, जो मिनिमम क्वारम है उससे ज्यादा का लिमिट रख सकता है, उससे कम का नहीं रख सकता। मतलब जैसे यहाँ पर 1/3 जो है, मतलब 3 क्वारम मिनिमम यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो अपना आर्टिकल में हम ये लिख सकते हैं कि हमको यहाँ क्वारम कम से कम 5 चाहिए, तब वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्यादा क्वारम लिख सकते हैं, लेकिन जो रूल में जितना बोला गया है उससे कम नहीं लिख सकते। मैंने 1/3 जो 3 लिखा है, यहाँ हम ये आर्टिकल में नहीं लिख सकते कि मेरा 2 क्वारम में मेरा मीटिंग वैलिड हो जाएगा, वह अलाउड नहीं है आर्टिकल में हमको लिखना। मैक्सिमम क्वारम हम यहाँ लिख सकते हैं। इस केस में हम ये लिख सकते हैं अपना आर्टिकल में कि कम से कम हमको 5 क्वारम चाहिए, तब अलाउड है। लेकिन मिनिमम जो लिमिट है उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते, याद रखिएगा। आर्टिकल फिक्स हायर क्वारम बट नॉट बिलो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। डायरेक्टर चैप्टर का मैंने सारा सम करा दिया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।